चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। क्या दिया गया है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया गया है 30 मीटर। तो सिंपल बात, आप एक ड्रा कर लो बिल्डिंग। ठीक है, चलिए इस बिल्डिंग का हाइट दिया गया है। क्या दिया गया है? बिल्डिंग का हाइट दिया गया है। ठीक है, चलो ये बिल्डिंग है। चलिए इस बिल्डिंग का नाम लिख दो आप, थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए। चलो इस बिल्डिंग का नाम लिखा जाए। चलिए चलो ये बिल्डिंग सपोज कर लो कि ये बिल्डिंग है, इसका है ना, ये जो टोटल हाइट दिया गया है दैट है ना, नाम लिख दिया जाए। बिल्डिंग हो गए आपका ए बी हो गया। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है कि ए 1.5 मीटर, एक बच्चा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। ठीक है, सपोज कर लो मतलब कि कुछ यहाँ से देखेगा, बच्चा का कुछ हाइट होगा। तो सपोज कर लो कि इस लेवल में मैं ले लेता हूँ, इस बच्चे का हाइट ले लिया जाए। चलिए अब ये आगे क्वेश्चन क्या करे, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब चलिए देखिए, ये बच्चा जो है वो कुछ डिस्टेंस पर था। ठीक है ना, सपोज कर लो कि द बॉय इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, अब इस पॉइंट का नेमिंग मैं करता हूँ। सपोज आई एम सपोजिंग दैट द बॉय इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी। अब देखो इसका जो ग्राउंड, इसका जो पैर होगा वो नीचे ग्राउंड पर होगा, लेकिन आई जो होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ से ग्राउंड ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बच्चा ये इस तरह से है। ठीक है, चलिए तो ये बच्चा जो है वो इस ग्राउंड पर यहाँ पर है। चलो यहाँ पर ये बच्चा जो है वो इस पॉइंट, ये ग्राउंड पर है, दिस इज ग्राउंड हेयर, है ना। तो ये बच्चा जो है वो पॉइंट डी पर था। ठीक है, और इसका ये आँख है, आप जो सी देख रहे हैं इसका आई हो गया। ठीक है, चलिए ये इसका आई हो गया। ठीक है, तो ये सी से जब देखता है पॉइंट्स, है ना, ग्राउंड पॉइंट डी से देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो एंगल दिखता है इसे 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल दिखता है? 30 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू ड्रा हेयर 30 डिग्री। यहाँ से जब देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री हेयर। ठीक है ना, ये एंगल कितने दिए हुए हैं? 30 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर द एंगल गिवन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। अब एंगल 30 डिग्री से बढ़ करके हो जाता है 60 डिग्री। चलो अब ये बच्चा जो है वो आगे बढ़ करके चला आया। ठीक है, चलो तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये बच्चा जो है वो बढ़ करके इस पॉइंट पर चला आता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बॉय विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है ना, क्योंकि हाइट ऑफ द बॉय इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बॉय विल बी सेम। चलिए अब देखो, तो ये बच्चा जो है वो मूव कर करके ग्राउंड पर आ गया, आपका पॉइंट डी के पास चला आया। ठीक है ना, डी से मूव कर करके बच्चा जो है वो पॉइंट ई पर चला आया, और यहाँ पर इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो कर आई फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। लेकिन कितना डिस्टेंस बिल्डिंग के तरफ चला है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है ये वाला वैल्यू ई डी। क्या कैलकुलेट करना है? ओवरऑल ग्राउंड पर ये कितना चल रहा है वो बताना है। ई डी इक्वल टू वाट। ठीक है ना, और ये बच्चा का हाइट दिया गया आपका 1.5 मीटर, और यहाँ पे भी बच्चा का हाइट हो गया आपका 1.5 मीटर। बिल्डिंग का हाइट दिया गया है 30 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर टॉप से लेकर करके पूरे बॉटम तक आप देखोगे तो इसका हाइट दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। चलो अब देखो, ये 30 मीटर है, ये हाइट हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, क्योंकि बच्चा का हाइट हर जगह पे सेम रहेगा। यानी कि ये जो आप यहाँ से, मैं यहाँ ले देता हूँ, यहाँ ले देता हूँ जी। ठीक है ना, तो बी जी का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू 28.5 मीटर होगा। चलिए अब देखो, तो क्या कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है, बढ़ा है। तो डिस्टेंस ही वॉक दैट विल बी इक्वल टू
ईडी जो होंगे वो सी एफ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज 90 डिग्री हेयर, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होगा एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल का, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी कि आप सी एफ कैलकुलेट कर लो, एफ सी कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी इक्वल टू सी एफ, ठीक है, दैट विल इक्वल टू डिस्टेंस वॉक्ड बाय द स्टूडेंट। चलिए अब देखिएगा, तो क्या कैलकुलेट करना है? सी एफ कैलकुलेट करना है। अब जब इस तरह के जब भी होंगे, जब भी दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, तब एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना फ्रॉम टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल से एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोनों को इक्वल कर देना है। जो भी आंसर होना आना होगा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। चलिए अब चलिए देखा जाए। तो सबसे पहली बात मैं देख लेता हूँ इन ट्रायंगल BGF, इन ट्रायंगल BGF, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल G कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए अब आप क्या करो कि यहाँ से tan 60 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? tan 60 डिग्री। तो tan क्या होता है? अब देखो ये 60 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस, एंड दिस इज रेशियो ऑफ P एंड B। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? आप देख सकते हो यहाँ से BG हो जाएगा परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस, बेस कौन हो जाएंगे? GF, ठीक है ना। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है दैट इज √3 इजकल टू BG। BG कितना दिया गया है? 28.5 और डिवाइडेड बाय लिख दो आप GF, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 28.5 इजकल टू लिख सकते हो √3 GF लिखा जा सकता है। नाउ यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो GF का वैल्यू। तो GF कितने आ जाएंगे? 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये कंडीशन नंबर हो गया पहला। चलो अब सेकंड कंडीशन में देखा जाए, यानी कि दूसरा ट्रायंगल में देखा जाए, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यानी कि मैं अब सेकेंड ट्रायंगल में आता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको। तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएंगे इस बार? देखो बड़ा सा ट्रायंगल BGC आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आप लिख दो BGC, ठीक है। चलो ये देखो तो यहाँ पे दिखा गया है दिस इज 30 डिग्री गिवन एयर, और ये G जो दिया गया है दैट इज 90 डिग्री। एंगल G इजकल टू लिखा गया है 90 डिग्री। सो 31 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपका BG और बेस हो जाएगा आपका GC, ठीक है। सो आप क्या कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कैलकुलेट करो आप tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू रेशियो P एंड B, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो BG बाई लिखा जा सकता है GC, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। BG कितने दिए गए हैं? तो BG इज 28.5 गिवन ईयर डिवाइडेड बाई, है ना, GC। डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप? GC। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय जब आप करोगे तो वैल्यू आएगा GC इजकल टू 28.5 इंटू √3 लिखा जा सकता है। नाउ अब आप देखो तो GC दो पार्ट में टूटा हुआ है। देखो GC का मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो उससे आप लिख सकते हो GF प्लस लिखा जा सकता है FC दैट इज इक्वल टू 28.5 √3। नाउ फर्दर इसके बाद अगर देखा जाए तो GF का वैल्यू कितना आ चुका है? देखो 28.5 √3 आ चुका है। सो यू कैन राइट हेयर है ना 28.5 बाई √3, ठीक है, प्लस FC, और FC को FC में रहने देता हूँ दैट इज इक्वल टू 28.5 √3 लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर इसके बाद अगर देखा जाए तो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर FC दैट इज इक्वल टू 28.5 है ना। FC इक्वल टू लिखा जा सकता है 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। अब देखो FC जो होंगे वो ED की इक्वल होगा, बिकॉज है ना FC DE इज ए रेक्टेंगल। सो यू कैन राइट हेयर ED इज इक्वल टू लिखा जा सकता है
28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 बाई रूट थ्री लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया एक्चुअली में 28.5 रूट थ्री, ठीक है। चलो यहाँ से लिखा गया था आपका 28.5 बाई लिखा हुआ था रूट थ्री। अब देखो तो यहाँ से 28.5 कॉमन है, सो कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा आपका रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, यहाँ से रूट थ्री एलसीएम ले लो, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएंगे 28.5 इंटू थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल वैल्यू लिखा जा सकता है 28.5 इंटू टू बाई रूट थ्री। अब रेशनलाइज कर लो तो रूट थ्री से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। चलो जब आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो फाइनली क्या वैल्यू आएंगे, तो वो लिखा जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 28.5 इंटू टू इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। चलो थ्री से आप इसे कैंसल आउट कर दो तो वो आएगा 9.5, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आ जाएंगे 2 इंटू 9.5 दैट इज इक्वल टू 19 रूट थ्री मीटर, यानी कि डिस्टेंस है ना वॉकड बाय द बॉय, है ना। आप यहाँ से लिख सकते हो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय दैट विल बी इक्वल टू 19 रूट थ्री मीटर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है, बाई बॉय दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 19 रूट थ्री मीटर इज आवर राइट आंसर।